उत्तराखंड बना इंडिया का पहला स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने वाला। ये न्यूज कई दिनों से चर्चा में है और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, उत्तराखंड बना इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया जा चुका था और आज तक वो उस तरीके से ही चल रहा है। ऑब्वियसली बीजेपी के मैनिफेस्टोज का वन ऑफ द मैनिफेस्टो वाज टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। शुरुआत हो चुकी है। सेम असेंबली, सेम लेजिस्लेचर, सेम प्रोसीजर्स, कमिटीज बनाई जा रही हैं मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी। तो आने वाला दिन दूर नहीं है कि बीजेपी इसको ऑल ओवर नेशन अप्लाई कर देगी। वन नेशन वन लॉ। अब समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक्चुअली है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर। मतलब कि इंडिया के हर सिटीजन पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया जाएगा। इवन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर इसको स्टार्टिंग से ही अप्लाई करना चाहते थे, बट तब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट देश की आजादी के बाद इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल था। इनफैक्ट बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी देश में इतना पार्टीशन, इतने वायलेंस चल रहा था कि इसको अप्लाई करके और रिस्क नहीं लिया जा सकता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होना चाहिए, बट इसको ऑप्शनल रखा जाना चाहिए। रीजन बीइंग कि इसके एप्लीकेशन में लोगों को दिक्कत ना आए, या वो जो नहीं फॉलो करना चाहते हैं उनको भी इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या पड़ी? अगर ध्यान से देखा जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है वो यूनिफॉर्म है। मतलब कि आप चाहे रेप, चोरी, डकैती, मर्डर, कुछ भी ऐसे क्राइम करें, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे एक ही लॉ अप्लाई होता है, सबके लिए एक ही पनिशमेंट है। सिविल लॉ कई हद तक कोडिफाइड है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि अगर प्रॉपर्टी का मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट्स का मैटर है, तो उसके लिए भी सिविल प्रोसीजर कोड है। जो कोडिफाइड नहीं था, जो यूनिफॉर्म नहीं था, वो था स्पेसिफिकली फैमिली लॉ। फैमिली लॉ चलता है हिंदू पर्सनल लॉ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ से, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ से, और उसमें भी उनके बाइफिकेशन है। मुस्लिम लॉज में शिया सुन्नी का डिफरेंस है, हिंदू लॉज में भी अपने आप में ही अंदर एक्सेप्शन है। तो कोई भी लॉ जो है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं था। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है एक इम्प्लीकेशन की यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अगेन आई एम रिपीटिंग, वन लॉ वन नेशन। अब समझते हैं एक्चुअली इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है। ये अच्छा भी है या नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह यूज किया जा रहा है, या फिर इससे एक्चुअली देश का कुछ भला हो रहा है। तो अगर समझा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तो उत्तराखंड में अप्लाई कर दिया गया है, और ये स्पेसिफिकली स्टेट में कैसे आ गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने शेड्यूल 7 में अथॉरिटी देता है स्टेट्स को कि वो एक पर्टिकुलर लॉ बना के अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वजह से उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी के पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो इस लॉ को अपने स्टेट में अप्लाई कर सके। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बना दिया गया, अब उसमें एक्सेप्शन भी दे दिए गए। तो डिसाइड आप लोगों को करना है कि एक्चुअली ये यूनिफॉर्म है भी या नहीं। कोड भी बना दिया गया, सबके लिए बोल भी दिया गया, एक देश एक कानून, उसमें भी एक्सेप्शन दे दिए गए। तो क्या ये एक्चुअली यूनिफॉर्म है? सोचने वाली बात ये है। पहला एक्सेप्शन, ट्राइबल कम्युनिटीज को इससे हटा दिया गया है। मतलब कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये शेड्यूल ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं होगा। ये साफ साफ सेक्शन 2 यूसीसी बात करता है। दूसरा एक्सेप्शन, कि जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ मैरिज है उसमें भी एक्सेप्शन दे दिया गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो फादर की साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन का अगर कोई भी लिंक है तो वो सपिंडा रिलेशनशिप होता है, आप वहां शादी नहीं कर सकते। बट वो अपने आप में ही एक एक्सेप्शन की बात करता है कि अगर कस्टम्स चले आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में देखा गया है कि साउथ इंडिया में ऑब्वियसली ऐसे रिलेशनशिप्स में शादी हो जाती है, और हरियाणा जैसे स्टेट्स में इन्हीं बातों पे दंगे हो जाते हैं, ऑनर किलिंग जैसी चीजें हो जाती है। तीसरा एक्सेप्शन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को यहाँ से नहीं हटाया गया है, इसको एक्सेप्शन में ही रखा गया है, क्योंकि ये सेंटर का लॉ है और इसमें कई करोड़ टैक्स जाता है, उसके चलते यूसीसी इसके बारे में साइलेंट है। अब बात करें एलजीबीटीक्यू को, इस कम्युनिटी से हटा दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड था तो ऑब्वियसली हम इस कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते थे, बट लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया। मैन एंड वुमेन लिविंग अंडर वन रूफ, कोहेबिटिंग अंडर वन रूफ, की शादी के तरीके अगर कोई रह रहा है तो वहां पे मैन और वुमेन स्पेसिफाई कर दिया गया, एलजीबीटीक्यू हट गया। लास्ट एक्सेप्शन, यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि किसी भी रिलीजन के कस्टम को टैंपर नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आपका कोई कस्टमरी लॉ है जो चलता आ रहा है तो आप उस अकॉर्डिंग भी रह सकते हैं। तो कस्टमरी लॉ चलता आ रहा है तो आप इस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, जो भी आप रूल्स बनाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। एनीवेज, इस पे आगे और चर्चा होती रहेगी। जिस जिस तरीके से ये एप्लीकेशन आएगा, जिस तरीके से सिनेरियोज आएंगे, उसके बेसिस पे ऑब्वियसली हो सकता है कुछ केस लॉस का रेफरेंस मिले आगे देखने वाले टाइम में, उसको हम तब समझेंगे। अब बात रही पॉजिटिव्स क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। फर्स्ट वन इज
कि जो बच्चों का बाइफिकेशन कर दिया जाता था कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है और ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, लिव इन रिलेशनशिप से हुआ है, सेकेंड मैरिज से हुआ है, और उसको उसके राइट्स नहीं दिए जाते थे। अब यहाँ पे ये इलेजिटिमेट चाइल्ड जैसा कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है। हर बच्चा इक्वल है, हर बच्चे के इक्वल राइट्स है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, जो डिवोर्स लॉज है वो कॉमन कर दिए गए हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ये तो एक्चुअली हमारा रिक्वायरमेंट था, कब से डिमांड की जा रही थी कि जो राइट्स मेल्स के पास है वही राइट्स फीमेल्स के पास होंगे। तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो मैरिज की एज है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, गर्ल्स के 18 और बॉयज के 21 साल, जो कि पहले मुस्लिम लॉ में एक रूल था कि प्यूबर्टी अटेन करने पे शादी करा दी जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कि चाइल्ड मैरिज के प्रोवाइजो में फॉल करेगा भी कि नहीं करेगा। मुस्लिम लॉ के अपने रूल्स थे, शिया सुन्नीस के, हिंदू लॉज में ऑब्वियसली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के रूल्स थे, उसमें एक्सेप्शन था। तो यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड एज बना दी गई है, लड़कियों के 18 साल और लड़कों के 21 साल। अगला पॉजिटिव इम्पैक्ट, किसी की डेथ हो जाती है विल बनाए बिना, तो प्रॉपर लॉज बना दिए गए हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों में, स्पाउस में और पेरेंट्स में, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्लैशेस देखे जाते थे। एक और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो मैरिजेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। तो इससे एटलीस्ट होगा क्या कि जो सेकंड मैरिज बिना बताए कर ली जाती थी, एक ने सोसाइटल मैरिज परफॉर्म किया, दूसरे उसी इंसान ने जाके कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट तो एक ही बना, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में नहीं है शादी, वहां से ये सब चांसेस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के काफी हद तक हट जाएंगे। इनहेरिटेंस का जो लॉ बना है डॉटर्स और सन के लिए वो इक्वल है। अब मतलब जितना राइट बेटे का है प्रॉपर्टी में उतना ही राइट बेटी का होगा। तो ये तो रहे यूसीसी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। और ये तो नियति का नियम है, कुछ बहुत अच्छा मिलेगा तो आपको कहीं पे सफर भी करना पड़ेगा। अब जहां जो सबसे ज्यादा सेक्टर सफर करेगा वो ये है कि जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप इस टाइम शादी से भी ज्यादा टफ बना दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में जो रहना चाहता है, स्पेशली चाहे वो उत्तराखंड का रेसिडेंट है या नहीं है, बट अगर वो उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको अपना लिव इन रिलेशनशिप मैंडेटरीली रजिस्टर करवाना होगा। आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उसमें भी एडल्ट होने की तो एज ही हटा दी गई है। इट्स नॉट अबाउट 18, इट्स अबाउट अगर आप 21 साल के हैं तब तो ओके, आप रजिस्ट्रार को जाके बता सकते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उसको रजिस्टर करवाना है। बट अगर आप 21 से कम है और 18 से ऊपर भी हैं तो वहां रजिस्ट्रार से लेटर आपके घर पे जाएगा, आपके पेरेंट्स के पास जाएगा, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसमें कंसेंट चाहिए होगा पेरेंट्स का। और तो और आप लिव इन रिलेशनशिप एंड करते हैं, आप ब्रेकअप वाले जोन में चले जाते हैं तो भी जाके आपको रजिस्ट्रार को बताना है कि हमारे लिव इन रिलेशनशिप एंड हो चुका है, हमारे इस रिकॉर्ड से नाम हटा दिया जाए। तो बेसिकली आपका पूरा रिलेशनशिप का जो बायोडेटा है वो आपको जाके रजिस्ट्रार को देना है। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर ना कराने पे या रजिस्ट्रार को इंक्वायरी के टाइम पे फॉल्स स्टेटमेंट देने पे पनिशमेंट्स इंपोज कर दी गई हैं। 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो कि स्टार्ट होगा 10,000 से लेकर 25,000 तक भी जा सकता है। इसमें सिनेरियोज है कि रजिस्ट्रार को ठीक लगेगा तो वो आपके रिलेशनशिप को हामी भरेगा और वहां पे आप रजिस्टर करवाएंगे, तब जाके आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। पुलिस इंक्वायरी भी की जाएगी। तो बेसिकली ये तो आप समझ ही रहे हैं कि रजिस्ट्रार को जिसको अलाउ करना होगा उसको अलाउ करेगा, जिसको अब्यूज करना होगा उसको अब्यूज करेगा और नहीं रहने दिया जाएगा, इन सिंपल टर्म्स। जबकि सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप की जब भी बात होती है, जब भी कुछ केसेस आते हैं तो वहां पे हमेशा वुमेन के प्रोटेक्शन की डिमांड की जाती है, जो कि यूसीसी में कहीं से कहीं तक उस बारे में बात ही नहीं हो रही है कि अगर हमें विमेन का प्रोटेक्शन चाहिए था तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन से नहीं होने वाला था। वहां पे जो मेल के या फीमेल के राइट्स हैं उनको इम्पोज करने से शायद ज्यादा बेटरमेंट होता। एनीवेज, अब आगे देखते हैं इसका इम्प्लीकेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है। यूसीसी तो चाहिए था, सबको चाहिए था, सबकी डिमांड थी, वन नेशन वन लॉ। बट अब ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा उसके लिए हम आगे आने वाले कुछ केस लॉज में बात करेंगे, कुछ केस लॉज का रेफरेंस लेंगे। एनीवेज, यूसीसी को कुछ खबरी समझे। और इस गुड न्यूज के बाद अगली गुड न्यूज है इंडिया के टैक्स पेयर्स के लिए। ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट्स मिल गए हैं मिडिल क्लास को, तो स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियो because at Sharks of Law we provide right responses at right time. Thank you for watching this video.